नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और मैं जानता हूं कि आप मेरे इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे बिहार के पहले चरण के मतदान के बाद, और अब मैं जानता हूं कि आप उस सवाल का जवाब मुझसे चाहते हैं कि पहले चरण के मतदान में कौन आगे है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। अब मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहूंगा और उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि मैं खुद जमीन पर नहीं हूं 2015 की तरह, क्योंकि 2015 में मैं जमीन पर था और मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरा, यह मेरी आदत है कि अमूमन मैं भविष्यवाणी नहीं करता कि कौन जीतने वाला है। हालांकि मेरे पास जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर मैं यह मशवरा बना लेता हूं कि कौन आगे है। मगर हां, कुछ सामने संकेत उभर कर आ रहे हैं और वो संकेत मैं आपके सामने देने वाला हूं। और न सिर्फ वो, बल्कि मैंने और मेरी टीम जो है न्यूज़ क्लिक में, हम लोगों ने कुछ मंत्रणाएं की हैं, कुछ एनालिसिस किया है और वो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और उसके आधार पर आप इस मशवरे पर पहुंच सकते हैं कि कौन जीतने वाला है, न सिर्फ ये राउंड बल्कि आने वाले राउंड्स भी। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने क्या कहा। मनोज झा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पार्टी को कम से कम 71 में से 55 सीटें मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। साथियों, सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे बिहार को प्रथम चरण के मतदाताओं को प्रणाम। उनके स्नेह और जान ने चुनाव की स्थिति बदल दी। हम कभी बोलेपन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको कहूं 55 सीटों पर हम जीत चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बतला दूं कि मेरी भी लगातार बातचीत उन रिपोर्टर्स से हो रही है जो जमीन पर हैं, और न सिर्फ उन रिपोर्टर्स से बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों से जो बैकरूम स्ट्रैटेजी बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। उन सब से बातचीत करके जो एक लब्बो-लबाब मुझे मिल रहा है कि मुझे बताया जा रहा है कि कम से कम 45 से 48 सीटें आरजेडी को या महागठबंधन को इस पहले चरण में मिलने वाली है, और इसका सीधा असर अगले 2 चरणों पर भी पड़ेगा। मगर क्या इसका अर्थ यह है कि महागठबंधन यह चुनाव जीत रहा है? एक बात स्पष्ट है कि अगर महागठबंधन यह चुनाव जीता तो आंधी होगी, तूफान होगा बिल्कुल। या फिर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जातीय समीकरण इतने मजबूत हैं कि उसके सामने तेजस्वी कुछ भी नहीं कर सकते। और तेजस्वी दरअसल मुस्लिम यादव जातीय समीकरण तक ही सीमित बनकर रह जाएंगे अगर वो हार जाते हैं। मगर कुछ हफ्तों पहले आप और हम जो लगातार कह रहे थे कि तेजस्वी का कोई चांस नहीं है, महागठबंधन का कोई चांस नहीं है, बिहार के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए हैं। अब मैं आपके सामने, मैंने और न्यूज़ क्लिक की हमारी टीम ने, मेरे प्रोड्यूसर अंकित पांडे ने कुछ जानकारियां अर्जित की हैं और उसके आधार पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। सबसे पहले यह बात सामने उभर कर आई है कि इस बार पहले चरण के मतदान में नंबर 1 युवा, नंबर 2 ग्रामीण वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। इसका क्या अर्थ है? तो उसके अंतर्गत मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पर हैं। बिहार चुनाव में कुल मतदाताओं का लगभग 50% युवा है। बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर युवाओं में जबरदस्त नाराजगी है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि इस वक्त युवा बेरोजगारी को लेकर किससे नाराज है? नीतीश कुमार से नाराज है या 15 साल पहले जिस आरजेडी की सरकार है उससे नाराज है? आपको जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते ग्रामीण इलाकों में वोटिंग टर्नआउट शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा रहा। अब इसमें सवाल यह है कि जो मजदूर लॉकडाउन के समय वापस लौटे थे और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनका गुस्सा क्या एनडीए के लिए है? उसको लेकर नुकसानदेह हो सकता है या नहीं? जी हां, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में वोट ज्यादा पड़ा है और वहां नाराजगी के चलते वोट पड़ा है। प्रोफेसर डीएम दिवाकर, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं और साथ ही एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से जुड़े हैं, उनका यह कहना है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में वोट जो है वो शहरी इलाकों की तुलना में कहीं ज्यादा पड़े हैं। अब आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि ग्रामीण इलाकों में
किसको लेकर नाराजगी है, बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉकडाउन के समय लौटे मजदूरों के पास कोई काम नहीं था। क्या उनकी नाराजगी नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार से है, या फिर तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन से है? क्योंकि जो तमाम वोटर लौट रहा था या तमाम मजदूर लौट रहा था, उसके पास यहां पर भी कोई काम नहीं था। उसमें बेतहाशा नाराजगी थी। अचानक 4 घंटे का भी एक तरह से नोटिस नहीं दिया था मोदी सरकार ने और वो सड़क पर आ गया था। कितनी तस्वीरें थी, 100 से ऊपर मजदूर जो है वो सड़क पर चलते चलते मर गया। अब आपको यह सवाल खुद से पूछना है कि उसकी नाराजगी किसको लेकर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, और हमारी टीम ने वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र से बात की, और उनका कहना है कि जेडीयू को फर्स्ट फेज में काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन पहले चरण में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी, जी हां, बीजेपी को लेकर क्या स्थिति है? हालांकि बीजेपी को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है जितनी नीतीश कुमार को लेकर है। इस बार ग्राउंड पर बीजेपी और जेडीयू के काडर उतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जितना कि आरजेडी या अन्य दलों के हैं। जी हां, बीजेपी और जेडीयू के काडर में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में नहीं है, और यही वजह है कि एनडीए के लिए उम्मीद यहां से दिखाई देती है। एनडीए को उम्मीद दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हालांकि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी कई विश्लेषकों से बात हो रही है, और खासकर बिहार में जो ग्राउंड पर हैं उनसे बात लगातार हो रही है, और वो मुझे लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर लॉकडाउन के दौरान जो समस्या हुई, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। बल्कि आप जानते हैं जो वाहियात लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन का क्रियान्वयन हुआ, उसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र की बीजेपी सरकार है। तो फिर बीजेपी से क्यों नहीं नाराजगी? यह मुझे काफी हद तक असमंजस में डाल रही है। यही नहीं, मुंगेर में वोटिंग टर्नआउट जो है काफी गिरा है, जिसका कारण हाल ही में मुंगेर में हुई हिंसा है जो कि दुर्गा पूजा में हुई। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंगेर में वोटिंग परसेंट सिर्फ 47% है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह का टर्नआउट हुआ। आपकी स्क्रीन पर, of the 71 constituencies across 16 districts that went to the hustings in the first phase, Banka recorded the highest voter turnout of 59.6%, Jamui 57.4%, Gaya 57%, कैमूर 56.9% और मुंगेर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां सिर्फ 47.3%। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर HR श्रीवास्तव ने दी है। तो इससे पता चल रहा है कि दुर्गा पूजा में पुलिस ने जिस तरह से गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, उसकी नाराजगी मुंगेर में लोगों में है। मुंगेर में संभवतः भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है वो नहीं उतरा वोट देने। क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? क्या इसका नुकसान एनडीए को होगा? ये सवाल उठना लाजमी है। अब आपके जहन में कई और सवाल होंगे। मसलन यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, महागठबंधन या आरजेडी तो MY पार्टी है, यानी कि मुस्लिम यादव, और हो सकता है कि सिर्फ मुस्लिम और यादवों ने ही उन्हें वोट दिया हो, और चूंकि मुस्लिम और यादव उनके पक्ष में लामबंद हुआ है, लिहाजा जो बाकी जातियां हैं वो एनडीए के पक्ष में लामबंद हो रही हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा दोस्तों। मसलन इस बार महागठबंधन ने अन्य जातियों के कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतारा है। आपके सामने करीब 21 EBC यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से 21 प्रत्याशी मैदान में, 14 ब्राह्मण, 16 कुशवाहा, 38 शेड्यूल कास्ट और 18 राजपूत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों को मैदान में उतारा आरजेडी ने, क्या ये अपने जाति के लोगों को या उनके जो समर्थक हैं वो आरजेडी के पक्ष में लेकर आएंगे? क्या यह सवाल अपने आप में लाजमी नहीं? अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी को लेकर लोगों में जबरदस्त उन्माद है।
जिस तरह का करंट, और इस शब्द का मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, जिस तरह का करंट तेजस्वी के पक्ष में है, इस तरह का करंट नीतीश, तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता नीतीश जी के पक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी इस तरह का उन्माद नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी युवा नेता हैं और लोग तमाशा देखने आ रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि 2005 और 2010 जब चुनाव हुए थे बिहार में, तब लालू प्रसाद यादव जब चुनावी रैलियां करने जाते थे तो लोगों में बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। इस बार तेजस्वी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। तो अब आपको यह सवाल पूछना होगा, जो जानकारी मैंने आपको मुहैया कराई, क्योंकि 2005 और 2010 में लालू को लेकर बिल्कुल उत्साह नहीं था जनता में, अब तेजस्वी को लेकर उत्साह है। तो क्या लोग ड्रामा करने के लिए वहां उतरे हैं, या ड्रामा देखने के लिए वहां उतरे हैं, या वाकई तेजस्वी में उन्हें उम्मीद दिखाई देती है? और एक और बात मैं कहता हूं दोस्तों, इस वक्त आप कई पत्रकारों को यह कहते हुए सुनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहती है, इसलिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार हारें। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए, हकीकत यह है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त ताकत से जीतेगी, संयुक्त सीटों से जीतेगी। जो लोग आपसे कहते हैं कि मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं, वो दरअसल एनडीए की हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। एनडीए की हार को छुपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इन लोगों के तर्कों से बचिए। जी हां, अगर एनडीए जीतती है तो उसके पीछे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त ताकत है और कुछ नहीं। यही नहीं दोस्तों, 2015 में महिलाओं ने खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए वोट किया था, जातियों से ऊपर उठकर वोट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि जब नीतीश कुमार शराबबंदी लाए थे तो उसका असर घरों में दिखाई दे रहा था, मगर धीरे धीरे इसको लेकर हकीकत सामने आने लगी। कुछ दिनों तक तो शराबबंदी का असर दिखाई दिया, मगर अब हो क्या रहा है आप लोगों से पूछिए। पटना में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में तो लोग कहते हैं आपको आसानी से घरों में शराब मिल जाया करेगी। अब वो औरतें जिन्होंने 2015 में नीतीश के लिए अपनी राय जतलाई थी जातियों से ऊपर उठकर, अब वो वापस अपनी जातियों की तरफ आ रही हैं। यानी कि अब वो वोट देंगी तो शायद अपनी जातियों, अपने प्रत्याशी के हिसाब से। हो सकता है कि इसके जरिए भी नीतीश कुमार के लिए उम्मीद की एक किरण हो, यानी कि वो जिस जाति से आते हैं, उनकी जो जाति से जुड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए वोट करेंगी, या उनका जो समीकरण बन रहा है बाकी जातियों के साथ, हो सकता है वो एनडीए के लिए वोट करें और वो जीत जाएं। ये अपने आप में है, मगर यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका भी है नीतीश कुमार के लिए। पहले जो औरतें थी लगातार उनके साथ, वो अब शायद उनके साथ नहीं है। अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूं दोस्तों। इस वक्त जमीन पर कई रिपोर्टर्स हैं और उनके पास कई जानकारियां हैं, मगर वो खुल के कई चीजें नहीं बोल रहे हैं। मसलन कोई भी रिपोर्टर ये खुलकर नहीं बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और कह भी कैसे सकता है, कहने की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। जब पिछली बार यानी कि 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, और मेरी एक दोस्त थी जिन्होंने यह कह दिया था और लगातार कह रही थी कि अखिलेश यादव दोबारा चुनकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि उनको इतनी बुरी तरह से टारगेट किया गया, इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया गया, इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि कुछ महीनों में उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है ना, वो इतना ज्यादा उग्र है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो तो कोई हिम्मत नहीं करेगा यह कहने की कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मगर हां, अगर विपक्ष हार रहा होगा तो लोग खुल के कहेंगे कि साहब विपक्ष हार रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर विपक्ष जीत रहा हो और अगर आप यह कह दें कि विपक्ष हार रहा है, तो जब नतीजे आएंगे तो विपक्ष आपको टारगेट नहीं करेगा। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ये आपको निशाना नहीं बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रोल करेंगे।
मगर अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, यानी कि अगर आपने यह कह दिया कि बीजेपी हार रही है और वो बाद में जाके जीत गई, तो आपकी खैर नहीं। इसकी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। और आज मैं अपील करना चाहता हूं उन 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले आईटी सेल के गुर्गों को। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों के साथ कि तुम लोगों ने पूरे संवाद को, समाज के पूरे नैरेटिव को इतना गंदा बना दिया है, इतना कीचड़ बना दिया है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि साहब कीचड़ में ही कमल खिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कीचड़ में बेशक कमल खिल जाता होगा, मगर कीचड़ में बाकी जो है ना कीड़े मकोड़े ही होते हैं, और उन कीड़े मकोड़ों से बाकियों को जो है ना बीमारी होती है। यह बात ध्यान रखो। एक चुनाव जीत जाओगे, अगला चुनाव जीत जाओगे, मगर कभी ना कभी अंत होगा। कभी ना कभी तुम भी विपक्ष में बैठोगे और उस वक्त उन पत्रकारों के साथ होगे जो सरकार से सवाल करते हैं, मेरे जैसे पत्रकारों के साथ। खैर, जो भी है, मैंने आपको बताया कि क्यों कई लोग ये कहने से डरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसकी भी पीछे की हकीकत मैंने आपको बताई। मगर एक बात तय है, मुझे खुशी इस बात की है कि ये चुनाव बहुत करीबी हैं, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। एक डार्क हॉर्स तेजस्वी यादव फाइट दे रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और एक और बात दोस्तों, यह सवाल कांग्रेस पर है। हरियाणा में कांग्रेस ने किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की थी, फिर भी मुकाबला इतना करीबी हुआ क्योंकि जनता उस वक्त चाहती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराए, मगर विकल्प नहीं थे। कांग्रेस खुद सामने उभर कर नहीं आ रही थी। कांग्रेस ने इसी तरह से हाथ से सत्ता को जाने दिया मध्य प्रदेश के अंदर अपने आपसी मतभेद के चलते। आज यह सवाल है कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल को लेकर कि आपको राजनीति को गंभीरता से लेना होगा। मैं जानता हूं कि केंद्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो हैं, चाहे चीन की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे आरोग्य सेतु की बात हो, वो जो भी बात आज से कई महीनों पहले कह रहे थे वो बाद में सही साबित होती है। मगर संगठनात्मक रूप पर आपको ऊर्जा लानी पड़ेगी, आपको जोर लगाना होगा, तभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो मजबूत